स्टूडेंट्स, सब आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी का लेसन 2, भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, यानी कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये सारे क्योंकि संसाधन हैं, तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि संसाधन वो सभी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सब संसाधन यानी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है भूमि यानी लैंड। तो इसमें आपके नोट्स पहले से ही लगाए गए हैं। ठीक है, वो नोट्स आपको लिखने हैं और समझना है, वही इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। ठीक है, अब अगर हम भूमि की बात करें तो भूमि यानी लैंड, जो कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग है। ठीक है, यानी कि अगर हम भूमि की बात करें मतलब लैंड की बात करें तो अर्थ का जो ये सरफेस है उसका केवल 30% ही हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी 70% क्या है, वाटर है। ठीक है, यानी जल है। ठीक है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है। ठीक है, यानी क्योंकि जो भूमि है, जो लैंड है, और जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होने की वजह से कहीं पर आबादी ज़्यादा पाई जाती है तो कहीं पर आबादी जो है वो कम पाई जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? अगर हम एक रेगिस्तान की बात करें, ठीक है, डेजर्ट एरिया जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब वहाँ पर लोगों को जीना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक तो पानी की मात्रा कम होगी, दूसरी वो लोग खेती नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ की आबादी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जबकि अगर हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करें जो उपजाऊ है, जो नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो ऐसी जगह पर क्योंकि लोगों को पानी उपलब्ध होगा और जो मिट्टी है वो उपजाऊ होगी, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ये समझें कि जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर जनसंख्या क्या है, कम है, और जो मैदानी क्षेत्र होगा यानी कि जो फर्टाइल लैंड वाला एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल के क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जन है। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो स्थलाकृति है वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है, या फिर जो माउंटेन एरिया है। ठीक है, या फिर जहाँ पर पानी की कमी है, ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है, या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है, घने जंगल हैं, तो ऐसी जगह क्या होती है, विरल या निर्जन होती है। यानी कि वहाँ या तो वहाँ पर बिल्कुल कम लोग रहते हैं या लगभग लोग रहते ही नहीं हैं। ठीक है, उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो नदियों ने बनाया है जिसे हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्लेन एरियाज बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने की वजह से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं आसानी से, इसलिए वहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज़। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि किस किस चीज़ के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले खेती के लिए करते हैं। ठीक है, वानिकी यानी कि बगीचे बनाने के लिए किया जाता है। खनन यानी कि जैसे ज़मीन को खोद के जो खनन निकाले जा मतलब जो खनिज निकाले जाते हैं, खनन के लिए किया जाता है। सड़कों का निर्माण किया जाता है, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, शहर बसाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बनाए जाते हैं। तो इन सभी ये सब चीज़ें जो है वो किस पे बनाया जाता है, भूमि पर यानी लैंड पे बनाया जाता है। ठीक है, अब अगला अगर हम पढ़ें अगला पैराग्राफ, वह भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय क्रियाएं जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप को महत्वपूर्ण भूमि उपयोग के प्रतिरूप को के एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है, यानी कि हम कौन से लैंड का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए करेंगे, किस पर्पस के लिए करेंगे, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर।
जैसे वो जो ज़मीन है वो किस तरह की है, ठीक है, वहाँ पर मिट्टी किस तरह की है, वहाँ पर जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, ठंड ज़्यादा पड़ती है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, पानी की मात्रा कितनी है, कम है, ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो भूमि का उपयोग है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए समझें, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास नदी बहती है, ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, तो इस ज़मीन का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा वो खेती करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि मिट्टी जो है वो कैसी है, उपजाऊ है। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे भूमि को दो ग्रुप में बांटा है, निजी यानी कि प्राइवेट लैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, और एक है हमारा सामुदायिक भूमि यानी कम्युनल लैंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम समझें, देखो निजी यानी प्राइवेट होता क्या है, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो, ठीक है, वो निजी हो गया। जैसे एग्जाम्पल समझो पार्क, ठीक है, पार्क क्या किसी एक व्यक्ति का है? अगर हमारे आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पे उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जाते हैं, यानी वो पार्क क्या है, सबका है। तो इस तरह की चीज़ जो सबकी होती है वो होती है कम्युनल लैंड यानी सामुदायिक भूमि, और ऐसी चीज़ जो किसी एक व्यक्ति की होती है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की है यानी कुछ लोगों का है, तो वो होता है हमारा निजी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें याद रख सकते हो, खेत, मान लो ये है ए, ठीक है, इसने कोई खेत खरीदा है, ठीक है, तो ये खेत इसका हुआ, ये इसका मालिक है। या मान लो कोई घर खरीदा है, ठीक है, तो ये घर इसका हुआ, तो ऑब्वियसली बात है उसका मालिक कौन होगा, ए होगा। तो इस तरह की जो भूमि होती है वो क्या होती है, निजी होती है, यानी कि हमारा प्राइवेट होता है। सामान्य रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि जो कम्युनल लैंड्स होते हैं सामुदायिक भूमि, उसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चारागाह, ठीक है, बगीचा हो गया, मान लो जड़ी बूटियों को इकट्ठे करने के लिए, इन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, साझा संपत्ति है, साझा मतलब सबकी है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सामुदायिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदापर्दन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो अब जनसंख्या में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या जो है वो घट नहीं रही है, बढ़ रही है, ठीक है, नहीं, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास भूमि है वो तो लिमिटेड है, ठीक है, यानी जो लैंड है वो लिमिटेड है। अब ऐसे में अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो देखो बच्चों, किस किस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है, सबसे पहले भोजन चाहिए, ठीक है, यानी फूड। तो फूड जो है वो खेतों में उगाया जाता है। अब अगर लोग बढ़ रहे हैं तो हमें खेती के लिए ज़मीन भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को काट करके ज़मीन जो है वो साफ़ किया जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा खेती के लिए, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये, जब अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो वो ज़्यादा घर चाहिए उनको रहने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रियाँ चाहिए काम करने के लिए, सड़कों की डिमांड बढ़ेगी, स्कूल्स की डिमांड बढ़ेगी, हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, फिर से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ज़मीनों को साफ़ करें और उन पर वो चीज़ें बनाएं। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाएगा तो उसका क्या क्या प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो अभी लेटेस्ट में हमने अपना साइंस का चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, बट फिर भी देखो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले तो होगा निम्नीकरण, ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी है मिट्टी की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा
भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स हो गई, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो मिट्टी फ्री हो जाएगी, तो ऐसे में क्या है, लैंडस्लाइड्स होंगे यानी भूस्खलन होगा, ठीक है। यानी भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जब मिट्टी जो है मतलब चट्टान जो है वो गिरता है नीचे, ठीक है, वो लैंडस्लाइड होता है यानी भूस्खलन होता है। इसके अलावा मृदा का अपरदन, मृदा अपरदन कैसे होगा, मान लो ये ज़मीन थी, यहाँ पर पहले पेड़ थे, ठीक है। अब पेड़ थे तो यानी कि पेड़ की जो जड़ें थी उन्होंने क्या करा था, मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने पेड़ काट दिया है, अब पेड़ बिल्कुल क्या हो गए हैं, साफ़ हो गया मान लो, ठीक है। पेड़ है ही नहीं, अब ज़मीन बिल्कुल प्लेन हो गई है। ऐसे में हवा और पानी के साथ जो है मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है वो उड़ के कहीं और चली जाएगी, ठीक है। अब ऐसा होने से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। अब अगर वो बह के चली जाएगी तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ यानी अनफर्टाइल होगी, यानी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। यानी कि जब उपजाऊपन कम होगा तो मिट्टी ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा, मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगा। और पर्यावरण में प्रदूषण, ठीक है, विश्व उष्णन ताप जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये सारी समस्याएं जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब ये आप एक पिक्चर देख सकते हो जो दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो पहले इतनी हरियाली थी, ठीक है, ये देखो है ना। अब जैसे ही आबादी बढ़ी, देखो पेड़, जो पेड़ है वो कम होते जा रहे हैं, हरियाली कम होते जा रही है और पक्के मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक। अब ये वाला पिक्चर देख सकते हो आप, ठीक है। शहरीकरण होने की वजह से हरियाली अब बिल्कुल ही क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये वाली स्थिति देखो आप, यहाँ तो नाम मात्र की रह गई है, सिर्फ बिल्डिंग्स ही हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो पेड़ पौधे, जो चीज़ें पहले खाली था, घास था, पेड़ थे, उपजाऊ ज़मीन थी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हो गई है, ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक आता है भूमि। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि जो हमारा लैंड रिसोर्स है उसे हम क्या करें, कंजर्व करें, यानी कि संरक्षित करें, बचाएं, ठीक है। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना होता है, ठीक है। यानी कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना होता है, सेव करना होता है, ठीक है। तो अब हमें सेव देखो किससे करना है, अब हमें लैंड को बचाना है, यानी कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से भूमि जो है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, उसकी क्वालिटी घट रही है, या फिर कोई और भी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं वो जो हो रहा है, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना होगा, उनको बचाना होगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं और भी चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। अब है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, ठीक है। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ी है, जो पॉपुलेशन बढ़ा है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो वन है यानी जो जंगल है और जो कृषि योग्य भूमि है उनका क्या हो गया है, विनाश हो गया, यानी वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब वन कैसे खत्म हो गए, हमने पेड़ काट दिए, ठीक है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का जो डर है वो क्या हो गया, पैदा हो गया। यानी कि आने वाले समय में जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा जंगल हो, चाहे भूमि हो, उनकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना होगा, यानी जिस तेजी से हम पेड़ों को काट रहे हैं या सॉइल पोल्यूशन हो रहा है उसको क्या करना होगा, रोकना होगा। भूमि उद्यान, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप सॉइल को कैसे कंजर्व करोगे, यानी कि भूमि संसाधन को कैसे बचाओगे। तो सबसे पहले वृक्षारोपण, पेड़ लगा करके, ठीक है। इसके अलावा जो हम केमिकल वाले जो यूज़ करते हैं, खाद वगैरह, मतलब रासायनिक जो कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल पर रोक लगा करके या उनको कम करके, ठीक है। इसके अलावा जो खाद की जगह हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, उसमें भी रोक लगाया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो अतिचारण है, यानी जो ओवर ग्रेजिंग होता है, जो जानवर होते हैं मतलब उन्हें जो हम चराते हैं तो जब वो पूरा खा जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घास बचने चाहिए छोटे छोटे, ठीक है, ताकि जो सॉइल इरोजन है वो ना हो, यानी मृदा का अपरदन ना हो, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग को रोक करके, पेड़ लगा करके, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग बंद करके, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है मृदा।
सॉइल, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है वो मृदा कहलाती है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी है ये मान लो अर्थ है, तो ये पृथ्वी है, इसकी जो ऊपरी परत है, ठीक है, इसमें जो कण होते हैं दानेदार उसी को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, नहीं मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब अगला छोटा सा टॉपिक है आपका लैंडस्लाइड, भूस्खलन। अभी मैंने बताया आपको कि जब चट्टान जो है टूट करके गिरते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं, यानी कि भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना इन्फॉर्मेशन के लिए। अब अगला है हमारा, देखो ये मिट्टी है। ठीक है, सबसे नीचे जनक शैल होता है, उसके ऊपर ये चट्टानी पदार्थ होता है, उसके ऊपर बालू गाज जैसी चीज़ें होती हैं, और सबसे ऊपर होता है ये हमारा पतला वाला मिट्टी। ठीक है, यानी सॉइल। इसमें ह्यूमस भी होता है जिसकी वजह से जो ये मिट्टी होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, यानी खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण क्या बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो एक उपजाऊपन है वो किसकी वजह से होता है, उसमें जो खनिज और जो जैव पदार्थ मिक्स होते हैं उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये आपका मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सारे, जो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका जल हो गया, हवा हो गया, तापमान हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या करती है, मृदा को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भारत में जो है वो मृदा की कुछ टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट और मरुस्थलीय और पर्वतीय, ये कुछ प्रकार की जो मिट्टी है वो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, अब मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो है वो जनक शैल का स्वरूप होता है, यानी कि जो मिट्टी है वो किस शैल से बन रहा है, किस चट्टान से बन रहा है। और मृदा निर्माण के अन्य कारक जो है वो स्थलाकृति है, यानी आकृति किस तरह की है, मैदान है, पर्वत है, किस तरह का क्षेत्र है, इस पर डिपेंड करता है। जो जैव पदार्थ है उस पर निर्भर करता है। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यानी कि जो मिट्टी बनने में कितना समय लगा है, इसके ऊपर भी निर्भर करेगा मृदा की क्वालिटी, यानी कि सॉइल का क्वालिटी मतलब गुण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ये पहाड़ी एरिया है यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, सीढ़ीनुमा खेती की जा रही है। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा खेती करने की वजह से अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, पौधे उग गए हैं, पौधे लगा दिए गए हैं, तो ऐसे में ये हवा पानी के साथ जो है वो यहाँ की मिट्टी बहकर नहीं जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देख सकते हो आप, देखो लाइन से लगाए गए हैं, है ना, तो ये कुछ नाम आप याद कर लेना। ठीक है, और सभी में क्या किया जाता है, पौधे व पेड़ लगा करके मिट्टी के बहाव को रोका जाता है। ठीक है, अगला है आपका एक चट्टान बांधना, यानी कि जल के प्रवाह को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रक्षा में ये बना सकते हैं, नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोक सकते हैं। ठीक है, और बीज की फसल उगाना, मान लो जैसे हम क्या कर सकते हैं, फसल उगा करके भी मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से सॉइल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक आपका वाटर है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।